बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि शहादा की अजीम कुर्बानी हमारे बहादुर बेटों के गैर मुतसलसल अज़्म का इजहार है। जबकि वफाकी वज़ीर अवैस लगारी साहब का कलमदान तब्दील करके पावर डिवीजन का कलमदान सौंप दिया गया। पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात का कल आखिरी दौर होगा। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात का कल आखिरी दौर है, जबकि हुकूमत की जानिब से IMF को निजकारी प्रोग्राम काम तेज करने की यकीन दहानी भी करवाई गई है, क्या कहेंगे? ये जी अभी सारा जो भी होना है, कितने अदारों की निजकारी करनी है हुकूमत ने, कैसे करनी है, PIA से गालिबन शुरू करने जा रहे हैं जो इतलात आ रही हैं। अब इसके बारे में क्या प्लानिंग है हुकूमत की, किस तरह से निजकारी का तरीका क्या होगा, क्या उसमें मतलब टेंडर्स होंगे, कोई बोलियां लगेंगी, कंसल्टेंट्स आएंगे, कोई किस तरह से मुलाजमीन को किसको दिया जाएगा, किस तरह से, और ये गालिबन जून से पहले पहले अगले चंद महीनों में जो बात हो रही है वो ये कि चंद महीनों में बजट से पहले पहले गालिबन निजकारी PIA की करनी है और भी अदारों की करनी है। तो कैसे होगी उसका जो तमाम नक्शा है वो एक आध दिन में क्लियर हो जाएगा। और ये मेरे ख्याल से काफ़ी अहम है कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो फौरी तौर पे, मेरा क्या सबका ही ख्याल है कि बहुत कुछ काम करने में ताख़ीर हो गई है, और इतनी ताख़ीर हो गई है कि अब वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ फ़ाल होके आगे बढ़ेंगे रियासत के हमारे अकाबरीन, तो कहीं जाके वो बहुत तेज़, यानी अब ऐसा नहीं है कि वो एक नॉर्मल स्पीड में जाएंगे तो बाकी दुनिया के साथ या बाकी मालिक के साथ जिनके साथ कंपटीशन हो रहा है इस वक्त हमारा, बहुत तेज़ जाना पड़ेगा इंतहाई प्रोफेशनल अंदाज में, इंतहाई प्रोफेशनल अंदाज में, जहाँ पर मेरिट हो, जहाँ पे जो है वो नेपोटिज्म नज़र ना आए, जहाँ पे मतलब मेरिट का कोई ख्याल हो, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आएँ, जहाँ पे यकीन दहानी हो बहुत से प्रोजेक्ट्स जो लग रहे हैं उसमें, और मतलब बार बार प्लान चेंज ना हो, एक उसमें तवातर नज़र आए लॉन्ग टर्म, और ये भी कि उसमें कोई अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस हो। किसी भी सिस्टम में, किसी भी निज़ाम में जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होती और कोई कवानीन नहीं होते, कोई कायदे नहीं होते, तो तब तक वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स, लोकल इन्वेस्टमेंट्स हों या फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हों, लोगों का इत्मीनान बहाल नहीं होता। तो वो इत्मीनान भी बहाल करवाना रियासत के लिए बहुत ज़रूरी है कि इत्मीनान भी बहाल हो आवाम का, लोगों का, कि भाई ये सारा सिस्टम जो है उसमें यानी हमने लगना है। मतलब हम बहुत, अब सोचें ज़रा कितने अरसे के बाद ये बात डिस्कस कर रहे हैं, कितनी दिहाइयाँ हो गई पाकिस्तान को बनने, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि अपने अवाम के ऊपर इत्मीनान अवाम का होना चाहिए, अपनी रियासती अदारों के ऊपर, अदालती निज़ाम पे, ब्यूरोक्रेसी पे। ये बात कहते हुए भी कुछ अजब सा लगता है, ऐसा लगता है कि अभी अभी जैसे जो है शुरू और मुल्क आज़ाद हुआ है, लेकिन ये कि इतने सालों के बाद हमें ये बताना पड़ रहा है अपने लोगों को कि हमें एतमाद करना चाहिए। अच्छा जी, तो और बहुत तेज़ होके, क्योंकि उसकी वजह यह है कि बहुत सी चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं मामला, रियासती अमूर उलझे हुए हैं, अदारे, पार्लियामेंट की कानून साजी, फिर उसके बाद पावर सेंटर्स, फिर ये निजकारी का अमल शुरू होगा, फिर मईशत, फिर वो मतलब पावर गेम, मतलब बहुत कुछ है, ऐसा है कि उलझ गए, लगता है कि लोग उलझे हुए हैं, और जो असल मामलात हैं जहाँ पर आपने तेज़ी के साथ बहुत पहले चले जाना चाहिए था, तो वहाँ पर हम नहीं गए। तो अब ये सारे जब मामलात सामने आएंगे, और ये मुझे नहीं पता कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो 5वां चल रहा है इसको हम कहाँ तक कैच कर पाते हैं, अब हम नहीं जानते, ठीक है। लेकिन ये कि ज़ाहिर है जो पॉलिसी मेकर्स हैं वही फैसला करेंगे, अकाबरीन जिनको मैं कहता हूँ वही फैसला करेंगे कि भाई कहाँ जाना है अपने अलावा भी कुछ है मुल्क में या नहीं है, ये तो अपना ही देखना है। तो ये है अब सिलसिला, तो देखते हैं, हमारी दुआ है कि ये मुआहदा हो जाए। मतलब पिछले कई सालों से, मेरा ख्याल है पता जाने कितने सालों से ये बात डिस्कस हो रही है, IMF का वफ्त आ गया है, वफ्त चला गया है, अच्छा जी ये हो गया है, इतना कर्जा बढ़ गया है, इतना फिकस हो गया है, मतलब उकता से गए हैं लोग इस पर, गैस की कीमत बढ़ा दी जाएगी, बिजली की बढ़ा दी जाएगी, इसका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब उकता भी नहीं गए लोग, मतलब इन लोग अब शायद इसको ये बातें ज़्यादा सुनना भी नहीं चाहते,
मतलब वो कि इस तरह के बयानात और इस तरह की बातें जो है वो कहते हैं कि बस कुछ हो, बाकी बयानात से तो नहीं। मतलब ये तो बहुत अरसे, आप आज से पता नहीं कितने साल पुराना अखबार उठाए तो भी यही बयानात आपको मिलेंगे। IMF का वफ्द आ गया और उसको यकीन दहानी करवा दी गई और मुल्क चंद दिनों में जो है वो ऐसे हो जाएगा और वैसे हो जाएगा। लेकिन ये कि अब चूँकि वक्त नहीं है और अब सख्त भी नहीं है, लोगों में भी नहीं है, और शायद रियासत के पास भी ऑप्शंस कम है, तो शायद उम्मीद है कि इसमें से कोई ना कोई बेहतरी और मईशत के हवाले से सिक्योरिटी के तो मामलात अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। जो कल दर्जात बुलंद फरमाए शोहदा के, कल जो एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया, लेकिन यह है कि उसकी वजूहात, पीछे कौन है, कैसे वाक़यात हो रहे हैं, मतलब उसको भी अवाम को थोड़ा सा बताना भी ज़रूरी है कि इसने ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की, कौन से ग्रुप्स हैं जो अभी भी फ़ाल हैं। और कल का जो अटैक है बड़ा एक वेल प्लान्ड जो अटैक्स लग रहे हैं, तो ये ग्रुप्स भी काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं, मईशत अपनी जगह पे है, सियासी जो भी मामला चल रहे हैं अदालतों में, सियासत, इसमें मतलब एक हिजान तो है ना, मतलब है कि इसमें हिजान, लोग जितना भी अपने आप को अपने कारोबार पे और बाकी मामला पे तवज्जो दें, लेकिन एक हिजान तो आपको नज़र आता है सियासी महाज पर। सियासी महाज पर रहेगा तो मईशत पर असरअंदाज होगा। ये बातें इंटरलिंक्ड हैं और ये सारा मिल के फिर वो आवाम के अंदर जो एक बेचैनी पैदा होती है। तो रियासत में यही होते हैं अहम फैक्टर्स के, किस तरह से अपने अवाम को जो है रियासत जो है वो खुश रखे। जिन मुल्कों में डिक्टेटरशिप्स भी हैं या प्रॉपर डेमोक्रेसीज नहीं हैं, वहाँ पे अवाम तो खुश है ना, चाहे वो अरब रियासतें हों या वो आप जो भी कहें, जैसा भी कहें। चाइना में लोग सारा दिन इतना काम करते हैं चाइना में लोग, और खुशहाल हैं, और चाइना की तरक्की का राज यही है। तो जो भी सिस्टम हो, लेकिन उसमें अवाम का खुश रहना जो है कम से कम वो ज़रूरी है। और ये भी बड़ा ज़रूरी है कि जो हुक्मरान हैं वो अवाम के अंदर अपने आप, मतलब वो एलीट हुक्मरान तो नहीं कहूँगा, एलीट तबका जो है वो अवाम के अंदर नज़र आएगी। लेकिन ये है कि अब देखें, ये कल का जो माहिदा है ये तो हो जाएगा ठीक, लेकिन आगे के जो प्लानिंग्स हैं वो मईशत के हवाले से ख़ास तौर पे एक लॉन्ग टर्म उसमें मनसूबाबंदी की ज़रूरत है, सियासत से हट के। और ये मतलब वही, बाकी तो बातें वही हैं। बाकी ये है कि ये जो वक्त है ना, जिसमें बहुत सारे मामलात में उलझे रहे हैं पिछले चंद सालों में, और अभी भी उलझे हुए हैं, अब कब निकलते हैं इससे मुझे नहीं पता, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी निकल जाएंगे। उम्मीद कर सकते हैं और दुआ भी कर सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते। और गुजारिशात भी कर सकते हैं कि ये बहुत तेज़ काम करने की ज़रूरत है बहुत सारे मामलात पे। क्योंकि आप ये देखें कि जो ये अगले 24-48 घंटे हैं, इनमें और पिछले, हम रोज़ ये डिस्कस करते हैं कि पिछले 24-48 घंटों में क्या कुछ हुआ है दुनिया में, और अगले 24-48 घंटों में क्या कुछ होने जा रहा है और हुआ है। और इतने बड़े वाक़यात हो रहे हैं कि अचानक आपको लगता है कि पाकिस्तान मौजूद तो है ब्लॉक्स में, लेकिन अचानक फिर अब नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान, वो जो खारजा अमूर पे बहुत कुछ दुनिया में हो रहा है, उससे पाकिस्तान कट ऑफ होके तो एक साइड पे बस मौजूद है कि बयान आ गया, एक फ़ोन आ गया, बयान आ गया, तो वहाँ पे पाकिस्तान चला गया। ये नहीं कि हमने कोई लॉस की है, लेकिन हम उस तेज़ रफ्तारी के साथ नहीं दौड़ रही जिससे दुनिया दौड़ रही है। दुनिया जा रही है, मिल रही है, इंटरेक्ट कर रही है, नौजवान आगे, सर बिजनेसमैन, तालीम, बहुत कुछ हो रहा है, हम यहाँ फंस गए हैं सब के सब। तो इससे कैसे निकलते हैं ये देखना है। फंसे हुए हैं रियासत, तो फंसे हुए, छोटी छोटी बातों में फंसे हुए हैं। टैक्टिकल लेवल के नहीं इशू होते, मतलब स्ट्रेटेजिक लेवल के नहीं, टैक्टिकल लेवल के छोटे छोटे इशूज़ नहीं होते, जो 7 से 8 की खबरें, 8 से 9 की खबरें, जो मैं हमेशा कहता हूँ, छोटे छोटे इशूज़। अच्छा, तो इसमें जो है अब ये है कि कैसे निकलते हैं ये देखना है। 24-48 घंटे में देखें पिछले 24-48 घंटों में क्या हुआ है और अगले 24-48 घंटों में क्या होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले एक मजमूई तौर पे मैं आपको एक बात कहूँ कि यहाँ से अब ये देखें कि जो एक, अगर हम इस वक्त 2 या 3, वैसे तो सुपर पावर सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, लेकिन ये कि वैसे अगर दुनिया में बात करें सुपर पावर्स का, तो अमेरिका की पूरी कोशिश, और ये मैं बात कर रहा हूँ 2010, 11, 12 से, ये मैं बात कर रहा हूँ सदर ओबामा के दौर से। सदर ओबामा का तकरीबन पूरा दौर या उनके दौर का एक हिस्सा, कम से कम बड़ा हिस्सा, आखिरी 2 साल उनके दौर के, और फिर उसके बाद जो है वो, बल्कि ज़्यादा 2 से ज़्यादा
काफ़ी, यानी आप इसको स्टार्ट करें ना तो ये आप चले जाएं 2010-11 से तो ज़्यादा साल उनके। और उसके बाद जो है वो पूरा ट्रम्प का दौर और पूरा प्रेसिडेंट बाइडेन का दौर, इन पूरे पूरे अदवार में एक कोशिश अमेरिका करता रहा है, उनके पॉलिसी मेकर्स, उनके ओपिनियन मेकर्स, उनके थिंक टैंक्स, उनके तमाम उनकी कि वो ग्रेजुअली अपने आप को अफगानिस्तान की दलदल से निकालें। और वो ग्रेजुअली अपने आप को बड़े तरीके से, वैसे तो वो 2015 तक तो यमन के अंदर ही असला फराम कर रहे थे ना कि, लेकिन ये कि बहरहाल एक थॉट प्रोसेस शुरू हो गया था कि ये जो फॉरएवर वॉर्स, वहाँ पे थिंक टैंक्स में ये बहुत ज़्यादा जब इत्तेफाक भी हुआ, उनके एक ख़ास उनका एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं फॉरएवर वॉर्स, वो किताबें भी आई, बहुत कुछ हुआ इस पर फॉरएवर वॉर्स। तो वो फॉरएवर वॉर्स ये थी कि ये जंगें कभी ख़त्म ही नहीं होनी, तो इनमें से निकाल लो अपने आप को, फॉरएवर वॉर्स में से निकालो। तो उस वक्त ये था कि कोई 1,60,000 के करीब तो इराक में फ़ौज थी, 1 लाख से ज़्यादा फ़ौज अफगानिस्तान में थी, और फ़ौजें फंसी हुई थी, ना उनका कोई मतलब है कि कुछ भी नहीं, ना कोई जमहूरियत आ रही है इराक में, जैसी आई है वो सबके सामने है। वो खाना जंगी की अजीब सी सूरत हाल बनी हुई है, खाना जंगी तो नहीं लेकिन एक अदम इस्तेहकाम है बहुत ज़्यादा। इसी तरह अफगानिस्तान में कौन सी जमहूरियत आई है, किस किस्म की आई है, क्या किया इतने साल, ट्रिलियंस के हिसाब से डॉलर्स यहाँ पे ज़ाया हुए उनके, और जाने अलग गई। तो बात यह है कि वो अपने आप को निकाल रहे थे, इससे निकाल के तैयार कर रहे थे जहनी तौर पे कि असल जो हमारा दुश्मन है, या असल हमारा जो मद्दे मुकाबिल है वो चाइना है, मतलब हमने इस दलदल से को अपने खींचना है। और इसीलिए इराक से विड्रॉल शुरू हो रहा था, मतलब ये था कि बस फुटप्रिंट्स रहें, मतलब हर जगह मौजूदगी रहे। मतलब जैसे सीरिया में 900 हैं, एक दौर में तो सीरिया में पूरा, यानी वो बशारुल असद को गिराने आ गए थे, पूरी की पूरी ट्रूप्स आ गई थी। उस खैर दाइश थी और बहुत सारी वजूहत थी, लेकिन ये है कि वो सिर्फ 900 वहाँ पे, अफगानिस्तान से तो मुकम्मल इनखला, तो 900 वहाँ रह जाएं। बाकी जो परमानेंट बेसिस उनकी अगर कतर में मौजूदगी है, सेंटकॉम है या यूई में, बाकी सऊदी अरेबिया, वो पुराने हैं, वो पुराने। लेकिन जो बाकी इलाकों में वो इन सालों में आए, तो वहाँ इराक में या सीरिया में या बाकी जगहों से आहिस्ता आहिस्ता विड्रॉल हो जाए और एक मतलब मिनिमल सी पोजीशन वहाँ पे रह जाए। और असल जो टारगेट है वो टारगेट है जो उनका है चाइना। अब ये हुआ है कि वो इसमें चाइना को तो छोड़ दें, अब अमेरिका सकिन हो गया है बहुत बुरी तरह से दोबारा। एक तो ये यूरोप, यूक्रेन, और एक सक इन हो गया है, यानी खिंच गया है अंदर, जैसे मकनातीस खींच लेता अपने आप को, या जैसे भंवर में आप हों तो वो कश्ती है, फंस गया है तो एक दफ़ा वो नीचे जाती है। तो इसमें वो खींच लिया है अमेरिका को दोबारा मशरिक़ वस्ता ने, मशरिक़ वस्ता ने खींच लिया है, अफ्रीका ने खींच लिया है, यूरोप ने खींच लिया है, लातीनी अमेरिका ने खींच लिया, सब ने उधर खींच के उधर ले गए। और फिर वो साउथ चाइना सी और वो क्वाड और ऑक्स और ये फलाना सारा कुछ हो रहा था वो सारा। और वो ASEAN वाले भी इस पर खुश हैं कि भाई शुक्र है खुदा का, ये हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। हमारा चाइना से भी मसला है, बहुत ज़्यादा अमेरिका यहाँ आ जाता तो मुसीबत पड़ती। तो मतलब है कि अब वो भी सुकून चैन से बैठे हैं कि भाई हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है ASEAN, हालांकि असल तवज्जो इधर होनी थी। और बाइडेन साहब का दौर जो है वो अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। अच्छा, ये जो है यहाँ पर एक कल जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक तकरीर की, और वो तकरीर मैंने मुख्तलिफ जगहों से उसको मैंने, ताकि उसको बयान करने में कोई गलती ना हो जाए। अच्छा, एक तो मैं यहाँ पे और वो तकरीर जो है वो इस कदर उसके जो अगर उसको देखा जाए तो वो कुछ बहुत ही अजीब, उन्होंने ओहायो की कैंपेन के दौरान 13 स्लाइड अगर हम CBS न्यूज़ से उठाएं तो ओहायो की कैंपेन में वो कहते हैं कि देयर विल बी अ ब्लड बाथ इफ़ ही लूजेज नवंबर इलेक्शन, यानी खून की होली या खून की नदियाँ या क्या। अच्छा, वो किसी वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की किसी वहाँ पे लोग मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि आपकी इंडस्ट्री भी खून में नहा जाएगी और आप ये मुल्क भी, इसमें भी खून ख़राब हो जाएगा। और वो था मेक्सिको से गाड़ियाँ बनती हैं चाइना की और वहाँ आती हैं, तो उन्होंने कहा मैं बंद करूँगा उस पर बिल्कुल वो लेकिन साथ ही उन्होंने पूरा। अच्छा, ये आप देखें फिर उसके बाद TRT वर्ल्ड इसको कैसे दिखा रहा है। अच्छा, 14 स्लाइड, ट्रम्प वॉन्स देयर विल बी अ ब्लड बाथ इफ ही इज़ नॉट इलेक्टेड इन नवंबर। फिर आप टेलीग्राफ जो कि बरतानवी अखबार है,
डोनाल्ड ट्रंप वॉन्स ऑफ ब्लड बाथ, 12वीं स्लाइड, ब्लड बाथ if he loses presidential elections. अच्छा, LA Times, if I don't get elected, it's going to be a bloodbath. उनके जो ट्रम्प की जो कैंपेन है वो डाउन प्ले कर रही है इनके रिमार्क्स को, ये LA Times. CNN, Trump warns of bloodbath for auto industry and country if he loses the election. ठीक है. न्यूयॉर्क टाइम्स, 9th slide. Trump says कि some migrants are not people and predicts a bloodbath if he loses. NBC News, Trump says there will be a bloodbath if he loses the election. अगर वो इलेक्शन हार गए तो उसके नतीजे में अमेरिका में खून की नदियाँ, या पता नहीं खून बहेगा या क्या होगा, मैं तो इसको मुझे तो नहीं समझ में आया कि ये जो बात है ये किस तरह से उन्होंने की, और ये पूरी दुनिया में ये इसी अंदाज में कोट हो रही है. अच्छा, और ये जो है ये उसके बाद जो है वो फिर उसके बाद एसोसिएटेड प्रेस जो है वो ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने ये कहा कि 2 ही उम्मीदवार हैं. ये 23rd स्लाइड अगर हम दिखा सकें. प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि 2 ही सदारती उम्मीदवार हैं, एक का दिमाग ख़राब है, दूसरा मैं हूँ. एक का दिमाग ख़राब है, एक पागल हो गया, मेंटली अनफिट है, और दूसरा मैं हूं. अच्छा, अब मतलब ये है कि अब ये NPR 24 बाइडेन जोक्स, अब मतलब ये अब देखें कंपेन कैसे हो रही है. वो कह रहे हैं खून खराबा हो जाएगा, जवाब क्या आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि NPR 24 स्लाइड, वो कह रहे हैं कि 1 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट इज मेंटली अनफिट एंड इट्स नॉट हिम. एक पागल आदमी है, 2 उम्मीदवार हैं, एक पागल है और वो मैं नहीं हूँ. अच्छा, अब बात ये सारी कि ये तो बड़ी एक अजब सी सूरत हाल है कि एक तो सकिन हुआ. अच्छा, पूरी दुनिया पे इसका रिजल्ट है. मतलब इसको आप यूँ समझे ना कि दुनिया अलाइन है ना वेस्टर्न, मतलब वेस्टर्न डेमोक्रेसीज की तरफ, मतलब हार्वर्ड, MIT, बॉस्टन यूनिवर्सिटीज़ हैं, पढ़ाई है, आप यूरोप है, मतलब सब एक उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया में. अब एकदम से एक मुल्क में इस तरह से सदारती मुहिम का आगाज़ ही ऐसा हो कि मैं अगर नहीं जीता तो यहाँ पे खून की नदियाँ बह जाएंगी. करे दो इसमें एक पागल आदमी खड़ा है, वो मैं नहीं हूँ. तो अब ट्रम्प का जवाब आएगा कल. तो ये आप देखिए किस लेवल पे स्टार्ट हो रहा है. और मैं यहाँ पे 3 किताबें ऐसी हैं जो आई हैं हालिया, यानी पिछले 2 सालों में. एक तो किताब जो है ये दोनों जो हैं, दोनों शख्सियात, गॉड, गन्स एंड सिडेशन. ये अगर अमेरिका के मौजूदा हालात को समझना है तो ये किताब उसके लिए, ये ब्रूस हॉफमैन और जैकब वेयर की, ये हैं दोनों, ये शख्सियात जो हैं ये हैं काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस में. और उसके बाद फिर स्टेफन मार्की की जो किताब है द नेक्स्ट सिविल वॉर, डिस्पैचेस फ्रॉम द अमेरिकन फ्यूचर. अच्छा, स्टीफन मार्की, ये बेस्ट सेलर्स हैं, ये किताबें जो हैं ये बेस्ट सेलर्स हैं. अच्छा, तीसरी जो किताब है ये बारबरा वॉल्टर, जो बड़ी मारूफ एक रही, डिफेंस को कवर करती रही काफ़ी अरसे तक, एक जर्नलिस्ट, हाउ सिविल वॉर स्टार्ट एंड हाउ टू स्टॉप देम. अच्छा, ये तीनों, ये जो है ना वहाँ पर जो सूरत हाल बनी हुई है अमेरिका में, एक तो मसला ये है कि पोलराइजेशन, ठीक है, ये एक्सट्रीम पोलराइजेशन, फिर गन वायलेंस, उसके बाद ये है कि जो बाकी आप समझ लें कि वो पोलराइजेशन नीचे सोसाइटी तक आ गई है कि अगर ऊपर लड़ रहे हैं लोग सारे तो नीचे कैसे, फिर अदारों की एक तबाही एक बड़ा जिम्मा बनाए. देखें ना, कैपिटल हिल पे अटैक हुआ और उसको अदालतों ने कह दिया कि वो तो ठीक है, तो कोई मसला ही नहीं है, और ट्रम्प खड़े हो रहे हैं दोबारा. इसका मतलब ये है कि अब अगर दोबारा ऐसे हो जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. और उसके नतीजे में वो जो उनका एक एक्सट्रीम व्यू था ट्रम्प का, वो जाहिर है कि मकबूल हुआ है पूरे अमेरिका में. तो वो जो एक, जिसे कहते हैं ना कि सॉफ्ट इमेज, अमेरिकन प्रेसिडेंट्स की एक सॉफ्ट इमेज हमेशा सामने आती थी. अब इस साल आप देखिएगा जब डिबेट शुरू होंगी तो किस पिच के ऊपर और क्या गालम गलूच होती है वहाँ. इससे पहले कभी भी आप देख लें, चाहे वो कैरी खड़े हों, जॉन कैरी हों, ओबामा हों, बुश हों, उससे पहले चले जाएं आप तो कार्टर किस तरह बोल रहे हैं, किस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं अमेरिकन वैल्यूज़. अब वहाँ पर ये सिचुएशन हो रही है कि एक तो
ये एक्सट्रीमिज़म, राइट विंग एक्सट्रीमिज़म, उसके बाद ये है कि पोलराइजेशंस, फिर उसके बाद ये सोशल मीडिया का इशू वहाँ पे, फिर उसके बाद ये गालम गलूज का कल्चर बहुत ज़्यादा। तो वो बुनियादी तौर पे आपको लगेगा कि वो माशरा जो एक प्रॉपर अमेरिकन वो था, वो अचानक ये इस पूरी सिचुएशन की वजह से, क्योंकि लोग तो शक्ल देखते हैं ना, फेसेस देखते हैं कि प्रेसिडेंट कौन है, सेक्रेटरी कौन है, वो क्या बात कर रहा है, तो वो फिर नीचे तक रिफ्लेक्ट होता है पूरी सोसाइटी में। तो अब वो उसके नतीजे में ये हुआ है कि वो जो बुनियादी हदफ था कि चाइना है, अब वो चाइना से वापस वो ड्रैग हो गए जनाब ये मिडिल ईस्ट में। और मिडिल ईस्ट से निकलना जो है वो बिल्कुल ऐसे है कि बड़ी मुश्किलों से, मैं कह रहा हूँ कई साल, ये दिहाई तक शायद वो सोचते रहे कि अफगानिस्तान से कैसे पुल आउट करें। मुज़ाकरात हो रहे थे, ज़ल्म खलीजात लगे हुए हैं, कोई लगा हुआ है पीछे कतर में, इधर उधर, चाइना में, कभी अमेरिका में, कभी अरब मुल्क में, कहीं और, कि किसी तरह से यहाँ से हम जान छुड़ा के निकलें। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि सकिन हो गए, और सकिन हो गए जब, तो यहाँ से फुटप्रिंट अब यहाँ पर मजीद, और ये कॉम्प्लेक्स मिडिल ईस्ट है, ये उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उससे 2003, 4, 5 में एक धाक थी। धाक से मतलब तो कि भरम होता है ना, कम से कम एक होता है आपका भरम है, अमेरिकन है भाई, अमेरिका बैठा है, वो भरम है। अब मसला ये है कि हमारे अमेरिका को ये नहीं कि सद्दाम हुसैन ने इंगेज किया है, ऐसा भी नहीं है, या अमेरिका को इंगेज किया हुआ है, हुतीज ने इंगेज कर लिया, पहले से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है। और ये जियो पॉलिटिक्स जो है इसमें देखें ना, इसमें इतना गजा में और यूक्रेन में गए कि वो अफ्रीका निकल गया, से कू हो गई लाइन से, कतार दर कतार वो एक से एक मुल्क, पूरे का पूरा साहिल के मुल्क निकल गए। सूडान का क्या बनेगा किसी अमेरिकन से ना पूछें, लीबिया में क्या होने जा रहे हैं कि जिक्र ना लो, नाम ना लो हमारे सामने, लीबिया में जो ना कदाफी को ले आओ वापस, मतलब जो करना है करो, मतलब हम हमारे सामने नाम ना लो। तो मसला ये है कि इतना ओवर स्ट्रेच हो गए हैं, और ये जो इशू है खास तौर पे गजा वाला, मैं कह रहा हूँ जियो पॉलिटिक्स आगे की गजा से निकल के आ रही है। अगले 24 घंटों में ऐलान हो जाएगा कि प्यूटिन जो है वो जीत गए पांचवीं टर्म में, और उनका जो जीतना है वो जीत उनकी, फिर नए पुरज़म प्यूटिन आएंगे, अपनी पॉलिसी बयान करेंगे, और वो ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में भी हैं, वो लातीनी अमेरिका में भी हैं, वो आसियान मुल्कों में भी बैठे हैं, वो जनाब रशियंस, अभी चाइना की बात नहीं हो रही, ये रशियंस की बात हो रही है सिर्फ, और वो जो हैं वो अफ्रीका में भी हैं, हर जगह मौजूद हैं। अच्छा, अब इशू ये रशियंस की बात हो रही है, चाहे वो खुद हों या वैगनर ग्रुप हो या बाकी हों, चाइना पीछे है, और चाइना जो है वो रशिया को नॉर्थ कोरिया के साथ उन्होंने ताल्लुकात बहाल करवा दिए। इशू ये है कि अब ये कहाँ जा रहा है सारा, मैंने कहा ना इस पूरे मामले में अब आप ये देखें कि स्ट्रेटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट है, टेक्टिकली नहीं, या 6 से 8 और 8 से 9 वाली खबरें नहीं, स्ट्रेटेजिकली लॉन्ग टर्म पाकिस्तान को अपना कुछ डिसीजंस लेने चाहिए ना संजीदगी के साथ। लेकिन अगर आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ले रहे होंगे किसी जगह, ये सोच अब कम से कम ज़रूर होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ, और मैं दुआ भी करता हूँ कि ऐसा हो कि अगले 5 या 10 सालों में, या मतलब आप हर रोज़ होने वाले वाक़यात पर भी नज़र रखें, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के ऊपर भी नज़र रखें कि ये कहाँ पर जा रहे हैं मामलात, और हम कहीं अपने अंदर ही तो नहीं उलझ गए, मतलब पैरों से होता है ना कि रस्सियों में उलझ गए और वो जनाब। अच्छा, तो ये अब क्या हुआ है कि जनाब वो एक तो 92 और 100 के दरमियान 24 घंटों में मजीद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जो नेतन्याहू हैं उन्होंने जनाब पै दर पै आके 1, 2, 3, 4, 5 हर जो अमेरिकन नशियाती अदारा है उस पर वो नेतन्याहू आ रहे हैं इस वक्त। कभी CNN पे आ जाते हैं, एक जगह बंद होती है तो जनाब दूसरे चैनल पे, तीसरे अखबार पे, चौथा, हर जगह जनाब नेतन्याहू नज़र आ रहे हैं, और नेतन्याहू सबको बता रहे हैं कि भाई ये है कि हमारे साथ कैसे हुआ है, और बाइडेन इंतजामिया, और ये, और बाइडेन इस वजह के खुद उलझे हुए हैं अपने, और वो कह रहे हैं कि 2 ही लोग खड़े हो रहे हैं, एक पागल है और दूसरा मैं हूँ। ठीक है, ये बात हम कुछ दिन पहले भी कह चुके हैं, लेकिन अब वो प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी शायद वही कह लिया कि एक पागल है और एक मैं हूँ, तो और मैं वो नहीं हूँ जो पागल है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि खून की नदियाँ बह जाएंगी मैं इलेक्शन हार गया तो, ठीक है, और मुल्क में भी यहाँ पर तबाह बर्बाद हो जाएगा अगर मैं नहीं जीता। तो अब आप देखें कि आगे दिन, आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन कमिंग बैक टू ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, उसमें ये है कि जनाब नेतन्याहू साहब जो हैं वो उन्होंने अपनी एक वॉर कैबिनेट बुला ली सारा। अच्छा, फिर उन बहुत मुश्किलों के साथ, बहुत अभी कुछ नहीं पता, हम नहीं जानते बिल्कुल कि ये जंग आगे, जंगबंदी होती है, मुआहदे पे दस्तखत होते हैं तो क्या होगा, नहीं होते तो क्या होगा, दोनों सूरतें। अगर जंगबंदी पे अमल दरामद हो जाता है तो भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। यानी कॉम्प्लिकेशंस ये हैं कि अगली लीडरशिप कैसे होगी, हमास अपनी विक्ट्री डिक्लेयर करेगी, वहाँ पे महमूद अब्बास के आसानी से छोड़ देंगे फ़लस्तीनी अथॉरिटी। ये देखें हुआ क्या है,
ये कई दिहाइयों का मतलब बेसिक्स पे चले गए। मैंने आपसे कहा ना ये मजीद पेचीदा मशरिक़ वस्ता है। यहाँ ओस्लो एकॉर्ड भी खत्म हो गया है। ओस्लो एकॉर्ड क्या था? दो रियासती हल होगा, उसमें जनाब टू स्टेट सोल्यूशन, ये ओस्लो एकॉर्ड था। और उसके बाद फिर सारी दुनिया ने इसको, पाकिस्तान समेत अरब ममालिक को ऐसी सब ने कहा कि ठीक है 2 रियासती हल पे हम आमादा होते हैं। अब ओस्लो एकॉर्ड भी टूट गया 93 वाला। और ओस्लो एकॉर्ड के बगैर का मिडिल ईस्ट है, अब ये ज़हन में रखें। और मिडिल ईस्ट और मशरिक़ वस्ता या मगरबी एशिया या ये दुनिया की आप समझ लें सियासत आप नहीं समझ सकते अगर ये फ़लस्तीन और इसराइल और ये मसाइल, क्योंकि ये पुराने जो है ना पुराने इश्यूज़ हैं और यहाँ पे बड़ी खूरेजी हुई है। और इन सब के लिंक्स हैं आपस में दुनिया भर में मुख्तलिफ तंजीमों के। कई तो ऐसे लोग हैं जो अपने अपने मुल्कों में जो ये इस किस्म की यानी हमास या ऐसे तंजीमों से वाबस्ता थे और आगे जाके खुद PLO एक ज़माने में उनका पूरा मुसल्लह विंग था, अभी भी उनका मुसल्लह विंग जो उनका है उसके सरबरा मरवान बरगूथी जो तंजीम के नाम से, वो तो जेल में है। उनके लिए आवाज़ जो है वो हमास उठा रही है। इशू ये है, और वो इक़्तिदार में पहुँचे और उनका इक़्तिदार में पहुँचने के बाद लोग उनको, वो ना सिर्फ इक़्तिदार में पहुँचे हुए हैं बल्कि वो खिदमत खल्क और बाकी एक तरह से रियासत से आप बात नहीं कर सकते उनके बगैर, ठीक है ना। वो इतनी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन हैं और उनके अस्करी विंग्स भी हैं और उनका एक नज़रिया भी है, प्रॉपर नज़रिया भी है। अब हिजबुल्लाह को लें, हिजबुल्लाह जो है वो हुकूमत तो नहीं कर रही लेबनान की, लेकिन हिजबुल्लाह का नज़रिया भी है प्रॉपर। वहाँ पे वो आप जाएं, आपको पूरे लेबनान में उनकी एम्बुलेंसेस, उनकी ये जो सिविल सर्विसेज हैं, वो मतलब है कि हुकूमती अदारे तो ख़त्म हुए हुए हैं, तो लोग हिजबुल्लाह को फ़ोन करेंगे, हिजबुल्लाह के लड़के पहुँच जाएंगे वहाँ पर मदद करने के लिए, उनके ख़वातीन पहुँच जाएंगी। ये सारे काम भी हिजबुल्लाह, साथ ही उनका अस्करी, आप देखें अस्करी फ्रंट पे। तो कई मुल्कों में तो अमलन कंट्रोल अगर आप देखा जाए तो हुकूमतें नहीं है। मतलब किसी को नहीं पता कि लेबनान के वज़ीर आज़म, बहुत कम लोगों को पता होगा कि होंगे कोई भाई वज़ीर आज़म वहाँ के, सदर होंगे कोई, लेकिन सैयद हसन नसरुल्लाह का सबको पता है। तो पावर जो है वो आई है बहुत से दूसरे, यानी जो हुकूमत में नहीं है लेकिन बाकी, अब उनके साथ बात करना, और वो पुराना जानते हैं, अमेरिका के साथ क्या हुआ था, इसराइल कैसे आया था 80 की दहाई में, तो वो मतलब कि बहुत समझ बूझ रखने वाले लोग हैं। अब इशू ये कि पेचीदा मशरिक़ वस्ता है और मगरबी। यहाँ पे नेतन्याहू साहब जो हैं वो आज जनाब, पहले कल रात को जाना था, कल रात को नहीं गए, फिर आज की बात हुई, फिर आज भी नहीं गए डेविड बार्निया, ये पहुँच गए, मुज़ाकरात शुरू नहीं हुई, उन्होंने वॉर कैबिनेट का इजलास बुला लिया। वॉर कैबिनेट का इजलास अब बैठा और बैठ के वो फैसला करेगा कि हमास के साथ हमने जंग बंदी करनी है या नहीं करनी। लेकिन इसी दौरान मैं आपको ये बताऊँ कि जो मामलात हैं यानी अब मैं ये कह सकता हूँ कि मामला काफ़ी हद तक हाथ से निकल गए हैं। जंगबंदी होती है तो भी हाथ से निकल गए हैं, और उसकी वजह यह है कि एक बहुत बड़ा प्लेयर नया उभर के सामने आ गया है, और वो प्लेयर जो है वो यमन से उभरा है। जो हुतीज़ हैं उन्होंने यमन से उभर के ही कहा है कि हम पूरे इंडियन ओशन, मेडिटेरियन, ये तमाम इलाका जो है, और हाइपरसोनिक भी उन्होंने टेस्ट कर लिया अपना, तो ये एक नया पावर सेंटर डेवलप हुआ है जो इससे पहले नहीं था। इससे पहले ख्याल ये था कि वो 10, 15, 20, 25 ड्रोन स्ट्राइक्स कर दिए तो ख़त्म, चुप होकर बैठ जाएगा यमन। लेकिन यमन जो है उसने ये सारी स्ट्राइक्स के बाद जो है वो उसने मतलब 60 से ज़्यादा, अभी तक 60 और 100 के दरमियान ये बात हो रही है कि उसने अभी तक अटैक्स किए हैं मुख्तलिफ वेसल्स पे, मुख्तलिफ हमले किए हैं मुख्तलिफ जगहों पे जो वहाँ से गुजर रहे थे। तो अब जरा वक्फा लें, फिर उसके बाद बात करते हैं कि पाकिस्तान भी सारा इर्द गिर्द हो रहा है पाकिस्तान के, ठीक हो गया, ठीक है, और हमारे यहाँ क्या डिस्कशंस हैं ये भी देखना है, हमारे यहाँ क्या बहस हो रही है उसको, ठीक है। ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, जैसा कहा जा रहा था कि इंतखाबात के बाद सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा, तो क्या इस सियासी इस्तेहकाम कायम हो चुका है? अब ये हफ्ता 10 दिन में क्लैरिटी आएगी कि ये जब IMF के साथ हमारा मुआहिदा तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर ये जब निजकारी का अमल और उसमें पार्लियामेंट से कौन सी कानून साजी होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, किस तरह से, और अवाम कैसे देखती हैं कि एलीट जो है, एलीट कैप्चर करने वालों को भी कुछ कैप्चर किया गया है इन डायलॉग्स में जो कि IMF के साथ हो रहे हैं। ये तो तय बात है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट या उससे, लेकिन
आगे तेज़ी के साथ निकलना है, क्योंकि बहुत से मामला हैं जो मैं देखें ना 2022 की जो प्रेसिडेंट बाइडेन की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। अब नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो एक बड़ा मरबूत आपका, उसमें मुझे बताएं कहाँ है कि कहीं पे मशरिक़ वस्ता के अंदर या मगरबी एशिया में एक जंग छिड़ जाएगी बहुत बड़ी, कहाँ से करे उसमें कि अगली जो आएगी जो भी होगी उसमें हुती ज़रूर होंगे और इंडियन ओशन ज़रूर होगा और मेरी टाइम सिक्योरिटी और ग्लोबल सप्लाई चेन ज़रूर, क्योंकि वो दोबारा से वो कहते हैं ना, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हालात में, मतलब बशारुल असद बच के निकले हुए हैं। मतलब है कि हसन नसरुल्लाह जानते हैं कि क्या है पूरा रीजन, मतलब इराक में जो लोग मौजूद हैं अभी तक उनके जहन से वो ना वो बॉम्बिंग भूले हैं ना वो जूता भूले हैं जो मारा था उन्होंने बुश के ऊपर, तो वो हीरो है उनका बंदा। अच्छा तो बात ये है कि ये सारी सूरत हाल जो है, इस सूरत हाल में अब वो नेतन्याहू, अब वो डेविड बार्निया पहुंचे हुए हैं जनाब कतर, और इंतज़ार हो रहा है कि वो आज रात को वरना कल सुबह स्टार्ट करें डायलॉग। और अभी स्टार्ट, मैंने कहा था ना कि मुल्क पीछे कर रहे हैं अपने आप को, कतर बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहा, इसमें कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं आ रही कतर की तरफ से। सऊदी अरेबिया भी टू स्टेट, उनको भी कोई जल्दी नहीं है, सऊदी अरेबिया को, किसी मुल्क को जल्दी नहीं है, लेकिन इसमें होगा ये कि इसमें वो रुक गया, मतलब ओस्लो भी गया, और ओस्लो के बाद जो अंडे बच्चे दिए गए थे, यानी मिसाल के तौर पे ये जो इब्राहिम अकॉर्ड और आगे बढ़ना था और ये होना था वो होना था, वहीं तक से रुक गया सारा। और सब अब देख रहे हैं कि भाई इस वक्त ये मामला आगे कहाँ जाता है। और जो है हमास, हमास तो लड़ रही है, उधर हिजबुल्लाह कह रही है मैं ईरान की ज़रूरत नहीं है, हुती जो है वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ही अलग मामला है उनका, हमास के साथ एक मीटिंग हो गई है उनकी। और जो शाम की सीरिया की खूब यहाँ पे जनाब दोबारा मिज़ाइल दागे हैं सीरिया ने और इसराइल ने आपस में, इधर से भी ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं उधर से भी हो रहे हैं। और उसमें इसी दौरान सीरिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो ईरान में आज मौजूद थे, और ईरान ने ज़ाहिर के साथ दिए बशारुल असद अरब लीग में वापस उनको सऊदी अरेबिया ला चुका है। मुल्क आपस में मिल रहे हैं तेज़ी के साथ। और मैं आपको सिर्फ मैशत के हवाले से बात बताऊँ, इजिप्ट की हम जिक्र कर रहे हैं, ये पिछले हफ्ते 10 दिन 2 खबरें तो आज ही की हैं, और 2 खबरें, और मैं वहीं का मीडिया कोट कर रहा हूँ। ये 16वीं स्लाइड अगर हम दिखा सकें, ये अहराम उनका बड़ा अखबार, वो कह रहे हैं कि ईयू ने 7.4 बिलियन जो है वो दे दिए, मुआहदा कर लिए इजिप्ट के साथ यूरोपीय यूनियन ने, जिसमें 1 बिलियन फौरी इमदाद है 1 बिलियन जो है वो यूरोज, ठीक है। हम बार गए मिस्र में ये हो गया, मिस्र में वो मुल्क कैसे निकल रहे हैं जंगों के दौरान, ये जहन में रखें कि मिस्र इस वक्त कितना इन्वॉल्व है ये जो गजा और रफा में हो रहा है, तो स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया हुआ है मिस्र ने। उसके बाद IMF के साथ आप देखें, ये 17 स्लाइड, ये भी आज की है। इजिप्ट साइंस एग्रीमेंट विद IMF टू एक्सटेंड करंट लोन डील टू 8 बिलियन, ये भी हो गया। और इससे पहले चंद और रोज पहले इसके ऊपर बड़ा कई मुल्कों ने बड़ा इतराज़ भी हुआ, डिबेट भी चल रही, लेकिन इजिप्ट में लोग पुरसकून है और उनको पता है कि ये इन्वेस्टमेंट है, कुछ इसका फ़ायदा उस मुल्क को जाएगा, कुछ हमें मिलेगा दे। और वो क्या है, वो 18 स्लाइड, वो अभी 15 दिन पहले कि इजिप्ट अनाउंसेस 35 बिलियन UAE इन्वेस्टमेंट इन मेडिटेरियन कोस्ट। अच्छा, ये मेडिटेरियन कोस्ट पे उनके जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात ने उनके एक उनका, इसको हमने डिस्कस किया था गालिबन, बड़ा खूबसूरत सा उनका एक वहाँ पे बहर अहमर के ऊपर ही एक खूबसूरत सा साहिली शहर है, तो वहाँ पे UAE इन्वेस्ट करने, तो कितने हो गए ये जनाब उनका, यानी एक तरफ हम बात कर रहे हैं ना कि उनका नुकसान हो गया, नहरे सुइस बंद है और ये और सुइस कैनाल सारी, लेकिन आप देखें कि वो EU के साथ भी उनका मुआहदा, और EU के साथ जो मुआहदा हुआ उसको कह रहे हैं कि EU और इजिप्ट के स्ट्रेटेजिक लेवल पे जा रहा है मुआहदा, और साथ ही वो IMF डील उनकी हो गई, साथ ही वो इन्वेस्टमेंट्स आ गई, और साथ ही मुल्क के अंदर जो है वो कोई जनरल सीसी के अब्दुल फताह सीसी के खिलाफ कोई हंगामा नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, वो मतलब वो उनकी मकबूलियत भी बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, उन्होंने स्टांस लिया हुआ है, मकबूलियत बहुत बढ़ गई है। उनका तुर्की के साथ मामला ठीक है, जो कशीदगी थी, उनके ईरान के साथ मामला ठीक, वो जो शाह ईरान के दौर से मिस्र और ईरान के मामला, तो मुल्क इस तरह से आगे जा रहे हैं स्ट्रेटेजिकली, ठीक है। अब मामला ये है कि इस पूरी पिक्चर में जैसे मैंने कहा नया ये इमर्ज हुआ। अच्छा, इंडिया से में 2 बातें ऐसी हैं, उनकी ज़ाहिर है कि इंटरनल पॉलिटिक्स उस पर तो बात नहीं, जो स्ट्रेटेजिक लेवल के मामला में, एक तो उनके एक और स्टूडेंट का मर्डर हुआ है। अच्छा, ये आंध्र प्रदेश से 20 साल नौजवान इनका इंडिया से ये पढ़ने के लिए गया, और बड़ा जहीन, इसके बारे में बात ये हो रही है कि ये बड़ा जहीन था। रिपब्लिक वर्ल्ड रिपोर्ट कर रहा है 29th, Indian student from Andhra Pradesh found murdered in car in US forest, 9th so far.
अच्छा, 9 स्टूडेंट्स वहाँ पे जो हैं वो कत्ल हुए हैं, और इसमें हालिया अरसे में, और 3 इस साल, अभी 3 महीनों में 3 पुरस्कार हालात में। ये अकलौता बच्चा था अपने वालिदैन का, और वहाँ पढ़ने गया हुआ था, वो बड़ा ब्रिलियंट था। अच्छा, उसके बाद न्यूज़ 18 कह रहा है, एंड वही कि इंडियन स्टूडेंट यूएस में, और ये बड़ी अजीब सी बात है कि वहाँ पर जो है वो इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, और ये मेरे ख्याल से सिर्फ इंडियंस के साथ शायद नहीं हो रहे, ये बाकी, क्योंकि मैंने कहा ना पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई है इंडिया उसमें, अमेरिका में, कि वो शायद बहुत से लोग वहाँ से अब जो है वो सोच रहे हैं कि यार कहीं किसी और जगह, बहुत से लोगों से मेरी ज़ाती तौर पर बात होती है, कहते हैं यार अब किसी और तरफ निकलो, यूरोप भी बहुत, बरतानिया खास, बरतानिया बहुत महंगा हो गया है अमेरिका में, और वहाँ रहना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, हालात बड़े अजीब से हो रहे हैं, तो किसी और तरफ हम निकलते हैं। अच्छा, इसमें जो है एक तो दूसरी जो बात है वो ये है कि जो ये भी, लेकिन उसके साथ साथ तशवीशनाक खबर है, जो इंडियन एक्सप्रेस ये बता रहा है कि गुजरात का जो यूनिवर्सिटी हॉस्टल है, ठीक है, वहाँ पे रमज़ान की नमाज पढ़ते हुए 27वीं स्लाइड हम दिखा सकें या 26वीं दिखा सकें, तो वहाँ पे तरावी के वक्त जो है वो अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, यहाँ के जो तलबा नमाज पढ़ रहे थे तरावी की, उन पे अटैक किया, और तो FIR कट गई और लड़ाई हुई। तो ये एक पोलराइजेशन है जो एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा, और ज़ाहिर है लोगों ने गिरफ्तार किया वहाँ पे, लेकिन ये अच्छा, ये मैं इसको, मुझे नहीं पता कि इसको सिर्फ इंडिया तक रखना चाहिए, या ये एक यूरोप में भी हमें नज़र आ रही है शिद्दत पसंदी, हमें अमेरिका में नज़र आ रही है, पूरी दुनिया भी एक तरह से लगता है कि वो डायलॉग मकालमा कम हो रहा है, और इस वक्त मार धाड़ ज़्यादा हो रही है, और उसके असरात जो हैं वो फिर हर तरफ जा रहे हैं, ठीक है, पोलराइजेशन के। लेकिन उसके साथ ही जो एक इससे बिल्कुल कतई नज़र एक बड़ा इंटरेस्टिंग, अजीत देओल जो उनके NSA हैं, उन्होंने वो जो जनरल बिपिन रावत, उनकी याद में एक प्रोग्राम से उन्होंने खिताब कर रहे थे वो, तो उन्होंने वहाँ पे, अगर मैं सही तरह से उसको बयान कर सकूँ, तो उसमें उन्होंने कहा कि मैंने, अगर मैं सही तरह से रिकॉल कर रहा हूँ जो बात मैंने सुनी, वो कहते हैं कि मैं इसराइल का दौरा भी किया था उन्होंने 5-6 दिन पहले, तो कहते हैं वहाँ मैं गया तो मेरी मुलाकात हुई उनके NSA से, और जो नेतन्याहू, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू इसराइल के, उनसे हुई मुलाकात। तो उन्होंने, कहते हैं कि कोई गुफ्तगू, मुझे उसको जो लुब्बे लुबाव कहते हैं, जो छोटा करके मैं बता रहा हूँ सिंपल वे में, तो ये अजीत देओल कहते हैं कि उन्होंने कहा कि सरप्राइज़ के लिए, किसी सरप्राइज़ के लिए, अचानक सरप्राइज़ के लिए तैयार हो, और अगर तैयार हो गए तो वो सरप्राइज़ फिर सरप्राइज़ नहीं होगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला है, सरप्राइज़ के लिए तैयार हो। और फिर उसके बाद इन्होंने बात आगे की, कहते हैं कि किसी को क्या पता था कि ये यूक्रेन का ख्याल ये था कि रशिया के साथ ऐसा हो जाएगा, रशिया का ख्याल थी यूक्रेन के साथ ऐसा हो जाएगा, दोनों के नज़दीक सरप्राइज़। लेकिन फिर इन्होंने जो फ़ौज के लोग बैठ हुए, इंडियन आर्मी के लोगों से कहा कि सबसे ज़्यादा तो जो तैयार होते हैं वो आप तैयार होते हैं सरप्राइजेस के लिए, क्योंकि आपने एकदम फैसला करना होता है, उसी घड़ी फैसला करना होता है कि क्या करना है फ़ौरन, और मतलब आपके पास, मतलब एक फौरी तौर पे आपने डिसीजन लेना होता है। तो इन्होंने खराज तहसीन भी पेश किया, लेकिन सरप्राइज़ का जो इन्होंने बात की सरप्राइज़ वाली, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन मामला ये है कि ये सरप्राइज़ जो हैं, ये सरप्राइजेस तो कुछ जगहों में तो सरप्राइजेस हैं। क्या इंडिया और चाइना सरप्राइज़ था? सरप्राइज़ नहीं था। मैं इस बात को मानने को नहीं तैयार हो रहा कि ये जो दोखलाम के बाद जो हुआ है, क्राइसिस के बाद, वो इंडिया के थिंक टैंक्स ने और बाकी लोगों ने हकीकतन ये समझा कि चाइना नहीं आएगा। क्या ये वाकई अचानक हुआ जो 2020 में हुआ, या ये मतलब ये पॉसिबल नहीं है। ये कहीं ना कहीं उन्होंने डिस्कस ज़रूर किया होगा, लेकिन वो अचानक हुआ। तो अचानक होने के बाद वो फिर सारा जो है वो सिलसिला, वो अभी तक वो तनाव जारी है। तो ये सरप्राइज़ वाली बात, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि कोई नहीं कह सकता था। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि 2022 की पॉलिसी बनाते हुए तस्वुर भी नहीं था कि मिडिल ईस्ट के अंदर दोबारा अमेरिका फंस जाएगा, और चाइना और उधर आसियान के मुल्क और इको, वो कह रहे कुछ नहीं पता ये पॉलिसी यहाँ पर क्या होने जा रहा है। और 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स आपस में खड़े होकर कह रहे हैं कि एक पागल है दूसरा कह रहा है कि मैं खून की नदियाँ बहा दूंगा अगर मैं हार गया। और जो जर्मन चांसलर हैं वो जॉर्डन में पहुंचे हैं, 2 स्टेट सॉल्यूशन की उन्होंने बात की दोबारा। किंग अब्दुल्ला से उनकी मुलाकात हुई है जॉर्डन में। किंग अब्दुल्ला भी अब वो काफ़ी हो गया ना, मतलब है कि अब वो जब ये अगर नहीं होती जंग बनती और ये लावा फटता है
बढ़ता है, मामला ख़राब होता है, तो ये उसके बाद कहाँ ख़त्म होता है जाके ये कोई नहीं जानता। ये कहाँ जाके ख़त्म होता है कोई नहीं जानता, क्योंकि नेतन्याहू जो हैं वो या तो अभी हमास ने लचक दिखा दी बहुत ज़्यादा। और मैं सिर्फ इससे पहले कि मैं ये प्रोग्राम वाइंड अप हो, मैं सिर्फ ये बात कहूँ कि ग्लोबल टाइम्स ने पहली दफ़ा मैंने देखा है कि उन्होंने ये 35th अगर हम स्लाइड दिखा सकें तो ग्लोबल टाइम्स चाइना का ज़ाहिर है कि उनका तर्जुमानी करता है, उन्होंने लिखा है कि न्यू गाज़ा सीज़ फायर टॉक्स मोर लाइकली टू यील्ड रिजल्ट्स ड्यू टू प्रैक्टिकल नीड्स। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम चाइना की तरफ से ही बात आई है कि उनका भी तो ज़ाहिर है कि अपनी असेसमेंट है चाइना की। वो कह रहे हैं, आज ही उनका एडिटोरियल है कि जो गाज़ा की सीज़ फायर टॉक्स हैं अब ये शायद सबकी ज़रूरत बन गई हैं, तो इसलिए ये मोर लाइकली टू यील्ड रिज़ल्ट, और इनके ख़ास मंदूब अभी होकर वापस आए हैं जिनको चाइना ने नामज़द किया है फ़लस्तीन और इसराइल के तनाज़ुर में। तो अगले 24-48 घंटों में देखते हैं कि क्या दोबारा इधर से पता नहीं 5 या 8 या पता नहीं 10 हूतीज़ ने रॉकेट्स मारे हैं, उधर से सेंटकॉम कह रही है हमने सारे इनके ख़राब यानी वो तबाह कर दिए हैं। लेकिन ये बहुत गर्म हो रहा है, बहर अहमर भी और मगरबी एशिया भी, और जंगबंदी हो जाती है। उसके बावजूद व्हाट नेक्स्ट एक सवाल रहेगा, और क्या ये कि अमेरिका सकिन हो गया यहाँ पे और चाइना की तरफ नहीं जाएगा अब एक काफ़ी अरसे तक, और एक नई फॉरएवर वॉर छिड़ गई है हूतीज़ के साथ और यमन के साथ और बाकी मुल्कों के साथ, और क्या उसका असर ख़त्म हो गया नेतन्याहू के ऊपर। तो ये बड़ी अहम बात है, 24-48 घंटों में सामने आ जाएगी। प्यूटन साहब को पेश की मुबारकबाद 5वीं दफ़ा सदर मुंतखब होने पर। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।